दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। तो माइक्रोस्कोपी यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम डायरेक्ट आई या फिर नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और आपको बता दें कि वो साइंस जहाँ पर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उस साइंस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अब यहाँ पर समझते हैं कि फेस कंट्रास्ट का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर फेस का मतलब आप समझ सकते हैं लाइट से। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लाइट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज फेस का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होती है, आगे मैं वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी की बात हुई है। और आपको बता दें कि लाइट इंटेंसिटी के वेरिएशन से कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा, तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम स्टेन का यूज़ करते हैं। अब दिमाग में बात आती है कि स्टेन का यूज़ क्यों किया जाता है। स्टेन का इसलिए यूज़ किया जाता है कि वहाँ पर जो स्पेसिमेन होती है या फिर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए पहले हम उसे स्टेन करते हैं। अब हो सकता है कि वह स्टेन उस सेल के लिए या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक हो सकता है, जिसकी वजह से वो सेल किल हो सकती है। तो इस वजह से यदि हम किसी ट्रांसपेरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का स्टडी करना चाहते हैं, तो उस केस में हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है हम उसे बिना स्टेन किए हुए देख सकते हैं। तो बिना स्टेनिंग के कैसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी के वेरिएशन के बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप दिखाया गया है। कुछ इस तरह से फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप दिखता है और उसके बगल में आपको फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप द्वारा एक सेल जो है उसको दिखाया गया है। तो जब हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप द्वारा किसी सेल को देखते हैं तो कुछ इस तरह से इमेज दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको इस सेल का न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी आपको दिखाई देते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के एप्लीकेशन की। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ हम ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस को देखने के लिए करते हैं। यूजुअली जो लिविंग सेल है उनको देखने में किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो थिन टिश्यू स्लाइसेस हैं उनको देखने में, और जो सब सेलुलर पार्टिकल है जैसे कि न्यूक्लियाई है और अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको देखने के लिए भी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो माइटोटिक क्रोमोसोम है या फिर वैक्यूल्स हैं, सेल डिवीज़न कैसे होता है या फिर सेल कैसे प्रोलिफरेट करते हैं, इन सभी के बारे में हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के एप्लीकेशन के। इसके अलावा और भी एग्जांपल है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी काम कैसे करता है, यानी कि हम इसको रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो जैसा कि सभी माइक्रोस्कोप में जो बॉटम एरिया होता है वहाँ पर लाइट सोर्स होती है, यानी कि वहाँ से लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इस लाइट सोर्स से जो लाइट है, तो ये जो लाइट सोर्स है ये फॉल होती है, यानी कि यह गिरती है एनुलर डायफ्राम पे। तो यहाँ पर आप एनुलर डायफ्राम देख सकते हैं। तो आप एनुलर डायफ्राम पे देख सकते हैं कि ब्लैक और वाइट पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो जब ब्लैक वाले पार्ट पर लाइट पड़ती है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन जब वाइट वाले पार्ट पे लाइट पड़ती है तो वो उसे क्रॉस कर जाती है। तो इस वाइट सर्कल से ही केवल लाइट क्रॉस कर पाती है, ब्लैक सर्कल से लाइट क्रॉस नहीं कर पाती। तो वाइट सर्कल से लाइट क्रॉस करके पहुंचती है कंडेंसर लेंस पर। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, जो कंडेंसर लेंस है यह लाइट को कंडेंस करती है। अब यहाँ से लाइट कंडेंस होकर पहुँचती है स्पेसिमेन पर। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि स्लाइड है और इस स्लाइड पर कहीं हमारा स्पेसिमेन है। तो ये जो लाइट रेज़ है, ये लाइट रेज़ जब स्पेसिमेन से होती हुई आगे गुजरती है, यानी कि रिटार्ड हो जाती है, तो इस लाइट को हम रिटार्डेड लाइट रेज़ कहते हैं। यहाँ पर आपको ये डॉटेड दिखाया गया है रिटार्डेड लाइट रेज़ को। तो यहाँ पर स्पेसिमेन है, यहाँ से स्पेसिमेन से फॉल हुई, यह है रिटार्डेड लाइट रेज। और जो लाइट रेज स्पेसिमेन पे फॉल नहीं हुई और सीधा एज ए साइड से निकल गई,
कहने का मतलब है कि यह 2 सेल के बीच से निकल गई या फिर कह सकते हैं कि यह सेल पे फॉल नहीं हुई। तो इस प्रकार के जो लाइट रेज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं अनरिटार्डेड लाइट रेज़। तो यहाँ पर ये जो लाइट रेज़ है ये रिटार्ड क्यों हुई? तो इसके रिटार्ड होने का रीज़न क्या है? ये किस प्रकार से रिटार्ड होती हैं? आइए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह एक सेल है। तो ये सेल है और यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सेल का न्यूक्लियस है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि लाइट रेज़ हैं वो चल रही हैं और वेव के फॉर्म में यहाँ से चल रही हैं। तो जब ये लाइट रेज़ इस न्यूक्लियर पर गिरती हैं तो यहाँ पर लाइट जो होती है वो रिटार्डेड हो जाती है, यानी कि मंद पड़ जाती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ये लाइट रेज़ होती हैं, ठीक है? तो ये लाइट रेज़ कुछ इस तरह से चलती हैं। तो यहाँ पर जो ये पीक है, इन 2 पीक के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लाइट की जो वेवलेंथ थी वो अधिक थी, लेकिन जब ये न्यूक्लियस पे पड़ा तो इसके बाद इसका वेवलेंथ कम हो गया। तो न्यूक्लियस को क्रॉस करने पे इसका वेवलेंथ कम हो गया। तो वेवलेंथ कम क्यों हुआ इसका रीज़न भी समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो अधिक है। तो जब भी किसी हायर डेंस एरिया से कोई लाइट पास होती है या गुजरती है, तो उस लाइट के वेवलेंथ में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि उसके वेवलेंथ में वेरिएशन हो जाता है। अब यदि कोई लाइट रेज़, मान लेते हैं कि हमारा दूसरा जो लाइट रेज़ है, यहाँ से मूव कर रही है। अब यहाँ पर देखें तो इसके मार्ग में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या फिर कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनेल्स नहीं आया। तो जब कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या माइक्रो ऑर्गेनेल्स नहीं आया जिससे कि इसके वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर कोई भी बीच में माइक्रो ऑर्गेनेल्स आ जाता तो इसके वेवलेंथ में चेंजेस हो जाते। क्यों चेंजेस हो जाते? क्योंकि वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता। अब यदि कोई लाइट रेज़ यहाँ से पास हुई यानी कि सेल के आउटर पार्ट से, तो यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगा। तो इस लाइट के वेवलेंथ में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जब भी कोई लाइट रेज़ किसी स्पेसिमेन से होकर गुजरती है तो वो रिटार्ड हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर हमने बात किया था कि यहाँ पर लाइट रिटार्ड हो जाती है और जो रेज़ बाहर की ओर गई वो रिटार्ड नहीं होती, जैसा कि आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। और इस लाइट रेज़ को कहते हैं अनरिटार्डेड लाइट रेज़। अब इसके बाद ये जो लाइट रेज़ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर फॉल होती है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद ये जो लाइट रेज़ है ये फेस प्लेट पर पास होती है। अब यहाँ पर फेस प्लेट का एक मेन रोल होता है। तो फेस प्लेट का मेन रोल क्या है आइए समझते हैं। अब हमारी जो आइज़ हैं वो वेवलेंथ, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो वेवलेंथ का वेरिएशन हो रहा है, हमारी आइज़ इस वेवलेंथ के वेरिएशन को नहीं देख सकती। हमारी जो आइज़ है वह केवल इंटेंसिटी ही देख सकती हैं कि यहाँ पर शार्प लाइट है, यहाँ पर डिम लाइट है। ये वेवलेंथ के वेरिएशन को नहीं देख सकती। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पर फेस प्लेट यूज़ किया, जो हमारे जो लाइट की वेरिएशन थी, जो हमारी आँखें नहीं देख पाती थी। तो फेस प्लेट में होता क्या है, जो अनरिटार्डेड लाइट रेज़ है। तो पहले आपको बता दें कि जो फेस प्लेट है, इसमें फेज़ रिंग होती है और ये फेज़ रिंग कैसी होती है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो फेज़ रिंग होती हैं, तो ये जो अनरिटार्डेड लाइट रेज़ है, इस फेज़ रिंग से पास करती हैं। तो उनकी जो वेवलेंथ है, उसको λ/4 बढ़ा दिया गया। यानी कि जो अनरिटार्डेड लाइट थी, उनकी जो वेवलेंथ है उसको λ/4 फास्ट कर दिया गया और जो रिटार्डेड लाइट रेज़ है, उनकी वेवलेंथ को λ/4 और स्लो कर दिया गया। यानी कि इनकी जो वेवलेंथ का वेरिएशन था उसे चेंज कर दिया गया। इस वजह से ऑब्जेक्ट का जो इमेज प्लेट पर आई वो एकदम क्लियर नज़र आई। तो यहाँ पर λ/4 वेरिएशन क्या है आइए इसको समझते हैं। तो ये लाइट जा रही है और इसके 2 पीक के बीच की जो डिस्टेंस है उसे लैम्डा बोलते हैं। तो यहाँ पर हाफ लेंगे तो ये हो जाएगी λ/2 डिस्टेंस और यदि आप इसका भी हाफ लेंगे तो बस ये आपको इतना पार्ट मिलेगा, इतना डिस्टेंस मिलेगा लैम्डा का और ये डिस्टेंस हो जाएगा λ/4। तो यदि किसी लाइट की पीक और वैली एक दूसरे के साथ मिलती है तो इस तरह से हाई इंटेंसिटी हमें प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर हमें हाई इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो बहुत हाई होगी और ऐसे इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और यदि इस तरह से जो पीक है और वैली है एक दूसरे से नहीं मिलती, यानी कि इस तरह की जो इंटेंसिटी है वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इंटेंसिटी को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें लो इंटेंसिटी मिलती है, यानी कि यहाँ पर लो लाइट प्राप्त होगी। और इस तरह के इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट रेज है इसमें λ/4 वेरिएशन किया जाता है, और इसके बाद जब ये लाइट रेज आपस में मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, और इसके कारण हमें जो इमेज है वो क्लियर दिखाई देता है। तो यदि आपको फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल पढ़ना है तो जो बातें पीछे हमने डिस्कस की वही सेम बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट स्मॉल फेस चेंज इन द लाइट रेज। तो जो हमने λ/4 चेंजेस किया था, यानी कि λ/4 फास्ट किया था और स्लो किया था, उसी को हम बोलते हैं स्मॉल फेस चेंज। तो स्मॉल फेस चेंजेस इन लाइट रेज इंड्यूस बाय difference in the thickness and refractive index of the different part of an object can be transformed into difference in brightness over or light intensity। तो ये सभी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं। अगर आपको फिर भी आपको कोई बातों में प्रॉब्लम है तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो जब आप वीडियो दोबारा देखकर इन लाइंस को पढ़ेंगे तो आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। In simple terms, phase contrast microscopy is the translation of invisible phase shift into visible difference of intensities. The phase changes are not detectable to human eyes, whereas the brightness or light intensity can be easily detected by human eyes। तो यदि हम सरल तरीके से बात करें तो फेस जो कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है ये क्या कहता है कि इनविजिबल फेस को शिफ्ट करता है विजिबल फेज में, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी आइज़ होती हैं वो वेवलेंथ वेरिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाती, जबकि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको ही डिटेक्ट कर पाती हैं। तो इन्हीं प्रिंसिपल पर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी काम करता है, और इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पर। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।